चलिए तो हम लोग फिर नए सेट के साथ शुरुआत करते हैं। आपको जो है ना एग्जामिनेशंस में ऐसे ही प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे, कोई अनहोनी नहीं है कि बहुत सारे प्रश्न इसमें से रिपीट हो जाए। मैंने लगभग जो है अभी तक जितने भी एग्ज़ाम्स हुए हैं बीपीएससी के, उसके ट्रेंड एनालिसिस करके मैंने ये सारे प्रश्न निकाले हैं। तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं। तो गांधी जी ने अहमदाबाद टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन से ट्रस्टीशिप का सिद्धांत प्रतिपादित किया था। इसके अनुसार पूंजीपति मजदूरों के हित की रक्षा करने वाला ट्रस्टी होता है, न कि मालिक होता है। उन्होंने बोला था कि जितने भी अमीर लोग हैं ना, वो दरअसल गरीबों के धन के संरक्षक हैं, दरअसल वो ट्रस्टी हैं, न कि मालिक। ठीक है ना, तो ये बात उन्होंने बोली थी। ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस AITUC की स्थापना हुई थी वर्ष 1920 में बम्बई में, है ना, बम्बई में इसकी स्थापना हुई थी। ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस के संस्थापक थे NM जोशी। ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? NM जोशी। और लाला लाजपत राय ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष थे। एक बार यूपीएससी ने ये प्रश्न अपने एलाइड सर्विसेज में पूछा था और बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो गए थे कि ये कौन सा प्रश्न आ गया। तो लाला लाजपत राय ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष थे। वर्ष 1929 में नागपुर में संपन्न ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की अध्यक्षता की गई जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। मई 1947 में स्थापित इंडियन नेशनल ट्रेड यूनियन कांग्रेस INTUC की प्रथम अध्यक्षता की वल्लभ भाई पटेल ने। देखिए ये सारे जो प्रश्न है ना, वो ट्रेड यूनियन एवं साम्यवादी दल इस नाम से एक चैप्टर है, वहाँ से ये देखने को मिल जाएगा। तो इन सारे प्रश्नों को आप वहाँ से देख सकते हैं। बहुत सारे छोटे बड़े और कुछ प्रश्न भी आपको मिल जाएंगे। चलिए आगे देखते हैं। रूस में कम्युनिस्ट इंटरनेशनल की स्थापना की गई मार्च 1919 में। हम लोग जानते हैं कि बोल्शेविक क्रांति कब हुई थी रूस में? 1917 में हुई थी। अब इसके बाद देखते हैं कि रूस में कम्युनिस्ट इंटरनेशनल की स्थापना की गई मार्च 1919 में। कम्युनिस्ट भी इसी विचारधारा पर चलते थे कि और भी देश कम्युनिस्ट होने चाहिए, यानी फैलने वाली विचारधारा थी उनकी। इसलिए पूंजीवादी विचारधारा से उनका जो है लाइफ लॉन्ग कॉन्फ्लिक्ट शुरू हुआ। भारत में औद्योगिक कार्यशालाओं व बगीचों में श्रम की स्थिति में सुधार हेतु हिटले आयोग का गठन किया गया था। देखिए, भारत में औद्योगिक कार्यशालाओं व बगीचों में श्रम की स्थिति में सुधार हेतु हिटले आयोग का गठन किया गया था। डिटेल से क्लासेस में जाएंगे तो देखेंगे कि उस समय दुनिया में बहुत सारी चीज़ें बदल रही थी। इंग्लैंड में जो मज़दूरों के हितों के लिए कानून बन रहे थे, वही कानून जो है बहुत सारे जो भारतीय नेता थे जो लंदन आया जाया करते थे, उनके दबाव में अपने यहाँ भी उन कानूनों को लागू करने के लिए जो है ना अंग्रेज़ों के ऊपर में एक दबाव पड़ रहा था। सन 1927 में भारत में सर्वप्रथम 1 मई को मजदूर दिवस यानी लेबर डे मनाया गया, जो भारत में मजदूरों की बढ़ती हुई राजनीतिक चेतना का सूचक था। भाई मुझे ये बताइए कि किस समय एक नारा दिया गया था कि सारी दुनिया के मज़दूरों एक हो, और कहाँ से ये नारा निकला था? ये रसिया से निकला था। लेनिन ने ये नारा दिया था कि सारी दुनिया के मज़दूरों एक हो। तो 1927 में ही देखते हैं कि भारत में एक चेतना आ गई थी और 1 मई को भारत में जो है मज़दूर दिवस मनाया गया। 1 मई को। कम्युनिस्ट इंटरनेशनल के सदस्य बनने वाले प्रथम भारतीय थे मानवेंद्र नाथ राय। ये बहुत महत्वपूर्ण है, MN रॉय इनको बोलेंगे। ये कम्युनिस्ट इंटरनेशनल के सदस्य बनने वाले प्रथम भारतीय थे MN रॉय। मानवेंद्र नाथ राय इनका पूरा नाम था। कम्युनिस्ट इंटरनेशनल के सदस्य बनने वाले ये प्रथम भारतीय थे। MN रॉय के सहयोग से ताशकंद में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना की गई 17 अक्टूबर 1920 को। ये भी महत्वपूर्ण है। देखिए कि MN रॉय के सहयोग से ताशकंद में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना की गई कब? 17 अक्टूबर 1920 को। ताशकंद अब किस देश की राजधानी है? ये मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि ताशकंद जो है किस देश की राजधानी है। सोवियत रशिया से जो 15 गणराज्य अलग हुए थे, उसी में से एक राज्य की राजधानी है ताशकंद। ताशकंद हम लोग इसलिए भी जानते हैं क्योंकि ताशकंद में ही लाल बहादुर शास्त्री जी की डेथ हो गई थी, जिस समय पाकिस्तान के साथ वो समझौते कर रहे थे। और ताशकंद फाइल एक आई थी जो कि काफ़ी
मैंने मूवी को देखी नहीं है, लेकिन एक थ्रिलर टाइप की मूवी थी जिसमें कि इस बात को रेखांकित किया गया है कि दरअसल जो है लाल बहादुर शास्त्री जी की ताशकंद में हत्या हो गई थी। पहले साम्यवादी कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया था कानपुर में 26 दिसंबर 1925 को। पहली साम्यवादी कॉन्फ्रेंस का आयोजन कहाँ किया गया था? कानपुर में। कब? 26 दिसंबर 1925 को। कानपुर संयंत्र मुकदमा वर्ष 1924 में ब्रिटिश सरकार द्वारा साम्यवादी आंदोलन के नेताओं के विरुद्ध चलाया गया। जाहिर सी बात है कि साम्यवादियों का जो रवैया था वो ब्रिटिश सरकार को कभी पसंद नहीं आता। तो कानपुर संयंत्र मुकदमा वर्ष 1924 में ब्रिटिश सरकार द्वारा साम्यवादी आंदोलन के नेताओं के विरुद्ध चलाया गया। वर्ष 1940 में रेडिकल डेमोक्रेटिक पार्टी की स्थापना की गई एम.एन. रॉय के द्वारा। वही मानवेंद्र नाथ रॉय, वही एम.एन. रॉय है। इन्होंने रेडिकल डेमोक्रेटिक पार्टी की स्थापना की। कब की? 1940 में। क्रांतिकारी साम्यवादी दल की स्थापना वर्ष 1934 में की गई सोमेंद्रनाथ टैगोर के द्वारा। क्रांतिकारी साम्यवादी दल की स्थापना की गई वर्ष 1934 में सोमेंद्रनाथ टैगोर के द्वारा। वर्ष 1939 में भारतीय बोल्शेविक पार्टी की स्थापना की गई एन. दत्त मजूमदार के द्वारा। खिलाफत आंदोलन 1919 सर्वप्रथम असहयोग आंदोलन की अभिव्यक्ति थी। जैसे खिलाफत आंदोलन जो सबसे पहले हुई थी ना, वो असहयोग आंदोलन की अभिव्यक्ति थी। देखिए, मैंने महात्मा गांधी से बहुत सारे प्रश्न जो बन रहे थे उनको मैंने इसमें नहीं लिया है, जो कि लिया जाना चाहिए था। लेकिन महात्मा गांधी से संबंधित सारे प्रश्न को लगभग लोग जानते ही हैं। जैसे उनका नाम क्या था? मोहनदास करमचंद गांधी। पिता थे करमचंद गांधी, माता पुतलीबाई। जन्म हुआ था 2 अक्टूबर 1869 को। मृत्यु हुई थी 30 जनवरी 1948 को। जन्म स्थल था पोरबंदर, गुजरात में। विवाह हुआ था 1883 ईस्वी में कस्तूरबा गांधी से। पुत्र का नाम था हरिलाल, मणिलाल, देवदास, रामदास। राजनीतिक गुरु थे गोपाल कृष्ण गोखले। प्रमुख शिष्या थी दरअसल वो इंग्लैंड में जन्मी मीराबेन। महात्मा गांधी द्वारा उनको नाम दिया गया था मैडलिन स्लेड का। कानून की पढ़ाई के लिए इंग्लैंड प्रस्थान किए थे 1888 ईस्वी में मुंबई से। और अब्दुल्ला के मुकदमे के लिए दक्षिण अफ्रीका गए 1893 में। जिस जहाज़ से गए थे वो लंदन, उसका नाम था एस.एस. राजपुताना। दक्षिण अफ्रीका में नेटाल कांग्रेस की स्थापना की 1894 में। बोअर पदक मिला 1899 में। कैसरे हिंद की उपाधि मिली 9 जनवरी 1915 को। कांग्रेस अधिवेशन में प्रथम बार शामिल हुए 1901 ईस्वी में कलकत्ता में। वो आए हुए थे दरअसल 1915 में, तो वो आए ही परमानेंटली, लेकिन जब वो भारत आए थे ना, तो उस समय वो शामिल हो गए थे। सत्याग्रह का प्रथम प्रयोग किया 1906 ईस्वी में दक्षिण अफ्रीका में। जीवन में पहली बार जेल गए 1908 ईस्वी में। टॉस्टॉल फार्म की स्थापना की 1910 में जोहान्सबर्ग, अफ्रीका में। तो देखिए, गांधी जी से संबंधित बहुत सारी चीज़ें हैं। और जैसे कि असहयोग आंदोलन 1920 में प्रथम जन आंदोलन की अभिव्यक्ति थी और गांधी जी इसको लेकर के आए थे। सविनय अवज्ञा आंदोलन, दांडी मार्च 1930 में। नमक सत्याग्रह शुरू किया उन्होंने। देखिए, महात्मा गांधी के समय को ना गांधी एरा बोलते हैं और समझिए बहुत बड़ा बदलाव देखने को मिलता है। तो महात्मा गांधी का भारत आगमन हुआ था 9 जनवरी 1915 को। साबरमती आश्रम स्थापित कर दिया था उन्होंने 1915 में। कांग्रेस अधिवेशन की एक बार ही अध्यक्षता की है 1924 में बेलगाम, कर्नाटक में। उन्हें आत्मकथा लिखी सत्य के साथ मेरे प्रयोग 1925 में। सिद्धांत उनका था सत्य और अहिंसा। अखिल भारतीय खादी बोर्ड की स्थापना 1923 ईस्वी में की। अखिल भारतीय चरखा संघ की स्थापना की 23 सितंबर 1925। और उनकी प्रमुख पुस्तकें हैं सत्य के साथ मेरे प्रयोग, जो आत्मकथा है, इंडिया ऑफ माय ड्रीम्स, अनासक्त, योग, हिंद स्वराज 1909 ईस्वी में लिखा था उन्होंने। गीता माता, सप्त महाव्रत, गांधी जी का वास्तविक दर्शन व पश्चिमी सभ्यता का विरोध, सुनो विद्यार्थियों, खूब चीज़ें उन्होंने लिखी है। प्रमुख समाचार पत्र था द ग्रीन पैम्पलेट, 14 अगस्त 1896 को उन्होंने निकाला था राजकोट से। इंडियन ओपिनियन 1903 में। दक्षिण अफ्रीका में यंग इंडिया 1919 में और हरिजन 1932 में। तो गांधी जी की इतनी सारी चीज़ें हैं ना कि इससे एक आध प्रश्न जो है वो निश्चित ही एग्जाम में बनेगा। और कई बार तो अजीबोगरीब प्रश्न पूछ देते हैं कि गांधी जी सबसे पहली बार कौन से कॉलेज गए थे, तो ये भी प्रश्न एक बार पूछा गया था। अब गांधी जी के बारे में थोड़ा और चीज़ मैं ऐसे ही बता देता हूँ। ये प्रश्न तो ऐसे लिखा हुआ है, मैं ऐसे ही बता देता हूँ। जैसे कि
उनको कैसरे हिंद की उपाधि दी गई थी प्रथम विश्व युद्ध के समय में, अंग्रेजों ने दी थी। भर्ती करने वाला सर्जेंट भी उनको बोला गया था प्रथम विश्व युद्ध के समय, क्योंकि वो नवयुवकों को सेना में भर्ती होने के लिए उकसा रहे थे। भंगी श्रीमणि बोला गया उनको दक्षिणी अफ्रीका के प्रवास के दौरान। कूली बैरिस्टर बोला था दक्षिण अफ्रीका के अंग्रेज मजिस्ट्रेट ने। करमवीर बोला था दक्षिण अफ्रीका के सहयोगियों ने। सेवाग्राम का संत कहा था उनको आश्रम के अतिथियों द्वारा। आधुनिक युग के अजातशत्रु कहा था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने। अब देखिए, मलंग बाबा भी उनको बोला गया गांधी जी को। किन्होंने बोला था? तो कबाइलियों ने बोला था। बापू किसने बोला था? CF एंड्रूज व जवाहरलाल नेहरू ने उनको बापू कहा। देशद्रोही फकीर बोला विंस्टन चर्चिल ने। भिखारियों का राजा बोला पंडित मदन मोहन मालवीय ने। राष्ट्रपिता कहा सुभाष चंद्र बोस ने एक रेडियो संबोधन के दौरान। अर्धनग्न फकीर कहा था विंस्टन चर्चिल ने। और वन मैन बाउंड्री फोर्स बोला है लॉर्ड माउंटबेटन द्वारा। खास नोआखली में वो खास करके जिस तरह से वो दंगों को रोक रहे थे उसको लेकर के बोला था उन्होंने। और महात्मा बोला था चंपारण के बाद रविन्द्रनाथ टैगोर ने। अब देखिए, व्यक्तिगत सत्याग्रह 1940 में हुआ। इसका उपनाम क्या था? दिल्ली चलो आंदोलन। व्यक्तिगत सत्याग्रह को दिल्ली चलो आंदोलन भी कहते हैं। भारत छोड़ो आंदोलन व अगस्त क्रांति 1942 में गांधी जी का करो या मरो नारा दिया था उन्होंने। भारत छोड़ो आंदोलन व अगस्त क्रांति 1942 गांधी जी का करो या मरो का नारा मिला था। महात्मा गांधी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में सर्वप्रथम सम्मिलित हुए। कलकत्ता अधिवेशन 1901 में, मैंने बताया अभी। पुणे की येरवदा में स्थित आगा खां पैलेस को सुल्तान मोहम्मद शाह आगा खां द्वितीय ने 1892 में बनवाया था। देखिए, अधिकांश समय जो है ना गांधी जी यहीं बंद रहते थे। इतनी स्टोरीज़ है ना, इतनी कहानियाँ हैं कि बोलने में समय निकल जाएगा। और बाद में पढ़िएगा, खास करके जब एग्ज़ाम निकल जाए इसके बाद पढ़िएगा आराम से बैठ के। अनटू दिस लास्ट नामक पुस्तक के लेखक है जॉन रस्किन। ठीक है ना, अनटू दिस लास्ट नामक पुस्तक के लेखक है जॉन रस्किन। महात्मा गांधी के चंपारण सत्याग्रह का विरोध किया था NG रंगा ने। NG रंगा जो थे ये भी एक कम्युनिस्ट लीडर रहे हैं, बहुत महत्वपूर्ण। तो इन्होंने गांधी जी के चंपारण सत्याग्रह का विरोध किया था। देखिए, इस प्रश्न से कई सारे प्रश्न निकलते हैं, क्योंकि चंपारण सत्याग्रह का इन्होंने विरोध किया तो इनके साथी और सहयोगी रहे हैं जयप्रकाश नारायण। तो जाहिर सी बात है कि वो भी, जयप्रकाश बाबू भी किसी भी हालत में चंपारण सत्याग्रह में शामिल नहीं होंगे, तो नहीं थे किसी भी तरीके से। तो अगर एक चीज़ आती है ना और थोड़ा अच्छे से आती है तो आप लगभग पता कर पाएंगे कि आगे क्या हुआ होगा। भारत में बढ़ रही क्रांतिकारी गतिविधियों के दमन के लिए सरकार ने वर्ष 1917 में न्यायाधीश सिडनी रॉलेट की अध्यक्षता में एक समिति गठित की। इसका उद्देश्य क्रांतिकारियों के कुचलने के लिए एक प्रभावी योजना का निर्माण करना था। इसके सुझावों पर मार्च 1919 में पारित विधेयक रॉलेट एक्ट के नाम से जाना गया। सब चीज़ें कंप्लीट है। एक बार इस लाइन को फिर देख लीजिए, इससे कई प्रश्न बनेंगे। अब सब प्रश्नों के उत्तर आप आराम से जो है एग्जाम में निकाल पाएंगे। कि भारत में बढ़ रही क्रांतिकारी गतिविधियों के दमन के लिए सरकार ने वर्ष 1917 में न्यायाधीश सिडनी रॉलेट की अध्यक्षता में एक समिति गठित की। इसका उद्देश्य क्रांतिकारियों के कुचलने के लिए एक प्रभावी योजना का निर्माण करना था। इसके सुझावों पर मार्च 1919 में पारित विधेयक रॉलेट एक्ट के नाम से जाना गया। रॉलेट एक्ट पारित होने के समय भारत का वायसराय था L. चेम्सफोर्ड, है ना। लॉर्ड नहीं बोलता हूँ मैं, ठीक है ना, इसलिए मैंने इसको काट दिया। भाई लॉर्ड चेम्सफोर्ड आपको कई जगह देखने को मिलेगा, लेकिन भाई मैं अच्छा नहीं मानता खासकर गवर्नर्स को, जो कोई भी अटैकर्स होते हैं उनको। तो लॉर्ड मैं इसके कभी भी मैं यूज़ नहीं करता। अपने लेक्चर्स में भी मैं लॉर्ड लिख के उसको काट देता हूँ। अगर आप मेंस के आंसर्स को लिख रहे हैं तो आप लॉर्ड लिख सकते हैं, मतलब दिक्कत नहीं है उसमें। लेकिन नॉर्मली हम लॉर्ड को नहीं प्रेफर करते नाम में जोड़ना, उनके ऐसे काम नहीं थे उनके लॉर्ड वाले। रॉलेट एक्ट के विरोध में लगान न देने के लिए आंदोलन चलाने का सुझाव दिया था स्वामी श्रद्धानंद ने। स्वामी श्रद्धानंद ने बोला था कि भाई लगान नहीं दो। रॉलेट एक्ट के विरोध में उन्होंने ऐसा बोला था। द अनार्किकल एंड रेवोल्यूशनरी क्राइम एक्ट 1919 को सामान्य बोलचाल में कहा गया रॉलेट एक्ट।
वो असल में कानून का नाम था द एनार्किकल एंड रिवोल्यूशनरी क्राइम एक्ट 1919। इसको बिना दलील, बिना वकील, बिना अपील, ये कानून भी इसको बोलते हैं, क्योंकि किसी को बिना कोई कारण बताए भी गिरफ्तार किया जा सकता था, उनको जेल में बंद किया जा सकता था। जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में वायसराय की कार्यकारिणी परिषद की सदस्यता से इस्तीफा दिया था के शंकरन नायर ने। कांग्रेस ने जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच हेतु मदन मोहन मालवीय की अध्यक्षता में एक समिति गठित की। समिति के अन्य सदस्यों में थे मोतीलाल नेहरू, महात्मा गांधी, CR दास, बदरुद्दीन तैयब जी और MR जयकार। हंटर कमीशन की रिपोर्ट जलियांवाला बाग से को गांधी जी ने पन्ने दर पन्ने निर्लज्ज सरकारी लीपापोती की संज्ञा दी थी। हंटर कमेटी बनी थी और जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद जो 13 अप्रैल 1919 को घटित हुआ था, दरअसल सत्यपाल और सैफुद्दीन किचलू जो डॉक्टर थे और बहुत रिस्पेक्टेड लोग थे, उनकी गिरफ्तारी के विरोध में एक शांतिपूर्ण जुलूस का आयोजन हुआ था जलियांवाला बाग में। तो वहाँ पर जो गोली चलाई गई थी 13 अप्रैल 1919 में, जिसमें 1000 के करीब लोग मारे गए थे। आंकड़ा अलग अलग जगह अलग अलग है, लेकिन 1000 के करीब करीब जो है ना आंकड़ा को हम लोग मान के चलते हैं। तो उसके ऊपर एक रिपोर्ट दी थी हंटर कमीशन ने। तो इस कमीशन की रिपोर्ट को ना गांधी जी ने पन्ने दर पन्ने निर्लज्ज सरकारी लीपापोती की संज्ञा दी थी। देखिए, मतलब उस आज के ज़माने में लोग, जब हमारे अपनी खुदी हुई डेमोक्रेटिक सरकार है, तब बहुत सारे लोग डर के मारे सरकार के खिलाफ कुछ नहीं बोलते हैं। सरकार की अगर कोई ख़राब भी कोई पॉलिसी होती है तो उसका खुल के विरोध नहीं करते हैं। लेकिन उस समय देखिए कि हमारे जो फ्रीडम फाइटर्स थे, हमारे जो लीडर्स थे, उस समय कितने निर्भीक थे कि उनको खुल के मतलब अपनी बातें रख पा रहे थे, बहुत एकदम मज़े में। वर्ष 1919 में दिल्ली में आयोजित अखिल भारतीय खिलाफत कमेटी की अध्यक्षता की थी महात्मा गांधी ने। अब देखिए, खिलाफत आंदोलन कब क्यों शुरू हुआ था, तो मुस्लिम वर्ग में खलीफा का जो है ना बड़ा महत्वपूर्ण रोल रहा है। और खलीफा कहाँ बैठते थे? तुर्की में। तो खलीफा का जो है ना अंग्रेज़ों ने अपमान कर दिया था, तो इसी के कारण खिलाफत आंदोलन चला और इसका गांधी जी ने सहयोग किया। गांधी जी को लगता था कि हिंदू मुस्लिम एकता को स्थापित करने का इससे बढ़िया मौका नहीं मिलेगा। तो 1919 में आयोजित जो अखिल भारतीय खिलाफत कमेटी की अध्यक्षता की गई महात्मा गांधी के द्वारा। वर्ष 1920 में इलाहाबाद में आयोजित सम्मेलन के दौरान खिलाफत समिति के द्वारा गांधी जी को असहयोग आंदोलन प्रारंभ करने का अनुरोध किया गया था। देखिए, वर्ष 1920 में इलाहाबाद में आयोजित सम्मेलन के दौरान खिलाफत समिति के द्वारा गांधी जी को असहयोग आंदोलन प्रारंभ करने का अनुरोध किया गया था। ठीक है ना। तो असहयोग आंदोलन कैसे उन्होंने आरंभ किया था? खिलाफत समिति के अनुरोध पर। खिलाफत आंदोलन के प्रमुख नेता थे शौकत अली और मोहम्मद अली। ठीक है, शौकत अली और मोहम्मद अली जो थे बहुत महत्वपूर्ण थे। और देखिए, गांधी जी के बहुत सारे आंदोलन थे, जैसे 1917 का देखते हैं, तीन कठिया के विरुद्ध, और अहमदाबाद मिल मजदूर इसके बाद 1918 में। और प्रथम बार भूख हड़ताल किया था गांधी जी ने, कब? अहमदाबाद में भूख। और खेड़ा में देखते हैं 1918 में किसान सत्याग्रह। फिर देखते हैं खिलाफत आंदोलन 1919 में सर्वप्रथम असहयोग आंदोलन की अभिव्यक्ति की। फिर असहयोग आंदोलन 1920 में प्रथम जन आंदोलन की अभिव्यक्ति हुई। फिर सविनय अवज्ञा आंदोलन, दांडी मार्च 1930 में नमक सत्याग्रह, व्यक्तिगत सत्याग्रह 1940, इसका उपनाम था दिल्ली चलो आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन व अगस्त क्रांति 1942 में गांधी जी का करो या मरो का नारा। ये सब हम देखा है हमने। आगे देखते हैं कि वर्ष 1920 के नागपुर अधिवेशन में असहयोग आंदोलन के प्रस्ताव को प्रस्तावित किया था CR दास ने, चित्तरंजन दास ने इसको प्रस्तावित किया था। असहयोग आंदोलन के दौरान चित्तरंजन दास ने अपनी वकालत छोड़ दी थी, है ना। बहुत सारे वकीलों ने अपनी वकालत छोड़ी थी, उसमें चित्तरंजन दास भी महत्वपूर्ण है। अब देखिए, गांधी जी ने कई सारे आश्रम भी बनाए थे, जैसे फिनिक्स आश्रम डरबन दक्षिण अफ्रीका में बनाया था 1904 में। टॉल्स्टॉय फार्म बनाया था जोहान्सबर्ग दक्षिण अफ्रीका में 1910 में। साबरमती आश्रम साबरमती नदी अहमदाबाद में 1915 में।
सत्याग्रह आश्रम कोचरब अहमदाबाद में 1915 में, अनाशक्ति आश्रम कौसानी उत्तराखंड में 1929 में, सेवाग्राम आश्रम वर्धा में महाराष्ट्र में 1936 में। तो गांधी जी के बहुत सारे आश्रम भी थे, बहुत सारी देन है गांधी जी की। स्वराज का नारा गांधी जी ने दिया था, असहयोग आंदोलन के समय में दिया था स्वराज का नारा। गांधी जी ने दिया था कब? असहयोग आंदोलन के समय में। असहयोग आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी ने कैसरे हिंद की उपाधि त्याग दी थी। कैसरे हिंद की उपाधि उनको दी गई थी, इस उपाधि को उन्होंने त्याग दिया असहयोग आंदोलन के दौरान। आजकल के समय जो पुरस्कार वापसी की जो बात होती है प्रतीकात्मक, उसके जड़ में गांधी जी हैं। मतलब गांधी जी से लोगों ने सीखा है। वर्ष 1921-22 के असहयोग आंदोलन का मुख्य परिणाम था हिंदू मुस्लिम एकता। ठीक है ना, हिंदू मुस्लिम एकता स्थापित हो गई थी, एक महत्वपूर्ण परिणाम हुआ। नहीं तो हम लोग देखते हैं कि बहुत सारी जगहों पे हिंदू मुस्लिम एकता जो है ना वो स्थापित नहीं हो पाती है प्रॉपरली। अपनी खासकर फ्रीडम मूवमेंट में भी हम लोग देखते हैं। महात्मा गांधी द्वारा चलाया गया प्रथम जन आंदोलन, फर्स्ट मास मूवमेंट था असहयोग आंदोलन। ठीक है ना, महात्मा गांधी द्वारा चलाया गया प्रथम जन आंदोलन था असहयोग आंदोलन। चौरी चौरा कांड, इसमें क्या हुआ था, 22 पुलिस वालों को थाने में जला दिया गया था। ये 5 फरवरी 1922 को हुआ था गोरखपुर में। इसके परिणाम क्या हुआ? इसका परिणाम ये हुआ कि गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया था। अंग्रेज़ों का दमन चक्र चालू हो गया था और गांधी जी से दुखी हो गए थे और उन्होंने असहयोग आंदोलन अपना जो है वो वापस ले लिया था। भले कुछ लोगों को अजीब लगे कि आखिर इतना बढ़िया आंदोलन उन्होंने क्यों वापस ले लिया, उस समय भी काफ़ी विरोध हुआ था। लेकिन हम लोग आज के समय में इतने सारे घटनाओं का विश्लेषण करके इस बात को समझ सकते हैं कि अगर उस समय गांधी जी ने अगर असहयोग आंदोलन वापस नहीं लिया होता तो बहुत बड़े पैमाने पर दमन चक्र चलता, जिसमें आम जनता काफ़ी ज़्यादा पिस जाती। और जाहिर सी बात था कि अंग्रेज़ों के पास काफ़ी ताकत थी, इसलिए इन्होंने इसको वापस ले लिया। चौरी चौरा की घटना के समय महात्मा गांधी बारदोली में थे, है ना, बारदोली में थे चौरी चौरा के समय में गांधी जी। कुछ और प्रश्नों को हम लोग देखते हैं बढ़िया सा। असहयोग आंदोलन के दौरान मोतीलाल नेहरू, CR दास, श्री राजगोपालाचारी, वल्लभ भाई पटेल, आसफ अली, T प्रकाशन व राजेंद्र प्रसाद जैसे प्रमुख वकीलों ने अपनी वकालत छोड़ दी। ठीक है, इन सारे लोगों ने अपनी वकालत क्या की, छोड़ दी। स्वराज पार्टी को स्थापित किया था CR दास तथा मोतीलाल नेहरू ने। भाई क्यों किया था इन्होंने इसको? तो स्वराज पार्टी को किसने स्थापित किया था? CR दास और मोतीलाल नेहरू ने। स्वराज पार्टी की स्थापना कब हुई थी? 1923 में हुई थी। और जिसमें अध्यक्ष कौन थे? अध्यक्ष थे CR दास और महासचिव हो गए मोतीलाल नेहरू। स्वराज पार्टी का गठन किस आंदोलन की असफलता के पश्चात हुआ था? तो देखिए, असहयोग आंदोलन की असफलता के बाद जो है ना ये हुआ था। स्वराज पार्टी के गठन के लिए कांग्रेस के अध्यक्ष के पद का त्याग किया था CR दास ने। स्वराज पार्टी का गठन असहयोग आंदोलन की असफलता के पश्चात हुआ था। नवंबर 1924 में महात्मा गांधी, CR दास तथा मोतीलाल नेहरू के मध्य एक महत्वपूर्ण समझौता हुआ। इसको बोलते हैं गांधी और दास पैक्ट। ठीक है, गांधी दास पैक्ट बोलते हैं। बहुत सारे पैक्ट किए गांधी जी ने, बहुत ज़्यादा पैक्ट हैं गांधी जी के, बहुत सारा देन है। बहुत सारी चीज़ों से तो आज भी लोग बहुत सहमत हैं और बहुत सारी चीज़ों से असहमत हैं। तो गांधी जी से सहमत होना या असहमत होना कुछ अच्छा या बुरा नहीं है, मेन है उनकी विचारधारा को समझना। 17 नवंबर 1921 को प्रिंस ऑफ वेल्स के भारत आगमन पर संपूर्ण भारत में सार्वजनिक हड़ताल हुई। बहुत बड़ा गजब का स्वागत हुआ, है ना। देखिए कि 17 नवंबर 1921 को प्रिंस ऑफ वेल्स भारत आए और उनके आगमन के साथ ही जो है बहुत बड़े पैमाने पे हड़ताल शुरू हो गई, क्या संपूर्ण भारत में। तो ये जो है ना, मतलब बड़ा गजब का स्वागत हुआ उसका। तो चलिए, ये 50 प्रश्नों के बहाने हमने बहुत सारे प्रश्नों को और भी देखा है। कुछ और प्रश्न जो है जो इसमें से बच गए होंगे उसको मैं फिर अगले सेट में मैं उसको करा दूंगा। एग्ज़ाम में यहीं से प्रश्न आएगा
ये मैं बताना चाहता हूँ कि कोई भी प्रश्न यहाँ से छूटेगा नहीं। जितना मैंने पढ़ाया है, जितना मैंने बताया है, एक भी प्रश्न खास करके इस मॉडर्न हिस्ट्री के सेक्शन से अभी तक जो कराया है वहाँ से कोई प्रश्न नहीं छूटेगा। तो सारे प्रश्नों को तैयार करके रखिएगा। मैंने प्री के लिए पूरा मटेरियल दिया है, इतना मटेरियल दिया है कि प्री बिल्कुल नहीं रुकेगा। फिर मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद, और ब्रेक के बाद बहुत सारे प्रश्नों को सॉल्व करेंगे, अच्छे तरीके से देखेंगे। अभी के लिए इतना ही। जय हिंद।